Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss CCS, CCA Rules 1965, Central Civil Services Classification Control and Appeal Rules 1965. It is part 12. In this part, I will discuss very important four rules. Rule 20 provisions related to officers lent to state governments. Rule 21 provisions regarding officers borrowed from state governments. Rule 22 orders against which no appeal lies. Rule 23 orders against which appeal lies. So definitely the session would be interesting one. So please my viewers till the end listen the video. Definitely you can get complete information about these four rules. Each and every rule I will discuss in a very briefly manner. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel. My channel name Asit Government Tool Guru. So subscribe my channel, share my channel, like my channel, and also you can share my channel to your friends so that you can get notification, and your friends also they can get notification, and join my WhatsApp number also. If any queries there, you can contact with me 8327782034 and clear your doubt. So now I am going to discuss today. It is part 12, four rules. Rule 22, rule 23. First, rule 20, provisions regarding officers lent to state governments etc. ठीक है। तो डेपुटेशन केस में यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय डेपुटेशन में वो सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, तो इस केस में रिलेटेड टू द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग क्या होगा वो इसको डिस्कस करेंगे। रूल 20 सबसेक्शन 1 आप देख लीजिए। क्लियर? रूल पोजीशन इज इंपॉर्टेंट वन। व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ऑन डेपुटेशन, राइट, सो उसमें डेपुटेशन सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट जा रहा है, ओके, डेपुटेशन में। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट जा रहा है, तो ये पेरेंट डिपार्टमेंट है, ये लेंडिंग डिपार्टमेंट है, और जहां पर वो जा रहा है वो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वो जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है, जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, और अभी स्टेट गवर्नमेंट को जा रहा है वो बोरोइंग डिपार्टमेंट है। तो ये आपको फर्स्ट कंफर्म होना है। ठीक है। तो जिस डिपार्टमेंट को वो अभी टेम्पररी पीरियड के लिए जा रहा है डेपुटेशन में, वो बोरोइंग डिपार्टमेंट होगा, और उसका ओरिजिनल डिपार्टमेंट वो लेंडिंग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है। सेम थिंग आई हैव रिटन हियर, इफ एन एम्प्लॉय इज लेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, दैट इज द बोरोइंग अथॉरिटी। द ओरिजिनल डिपार्टमेंट इज द लेंडिंग अथॉरिटी। जो ओरिजिनल डिपार्टमेंट है उसको लेंडिंग अथॉरिटी हम बोलेंगे, और टेम्पररी पीरियड के लिए वो जिस डिपार्टमेंट को अभी जा रहा है टेम्पररी पीरियड के लिए डेपुटेशन में, उसको हम बोरोइंग अथॉरिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर पावर्स ऑफ बोरोइंग अथॉरिटी, बोरोइंग अथॉरिटी के पास पावर है, वो एम्प्लॉय को सस्पेंड कर सकता है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, मगर वो इन्फॉर्म करेगा लेंडिंग अथॉरिटी को। यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय को जो डेपुटेशन एम्प्लॉय को सस्पेंड करता है कि उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट करता है, तो इमीडिएटली वो लेंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करेगा। तो सेम चीज हियर यू सी, बट मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द लेंडिंग अथॉरिटी, ओके, अबाउट सस्पेंशन और स्टार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी केस। तो फर्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो रूल 21 ये बोल रहा है कि जो बोरोइंग अथॉरिटी है वो जो डेपुटेशन एम्प्लॉय है उसको सस्पेंड कर सकता है और उसका अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, बट इमीडिएटली वो उस एम्प्लॉय का लेंडिंग अथॉरिटी, जो उसका पेरेंट अथॉरिटी है, उसको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। रूल 22 में देखिए रूल पोजीशन कि आफ्टर इंक्वायरी व्हाट हैपेंस फॉर माइनर पेनल्टीज। यदि माइनर पेनल्टीज केस में, जो माइनर पेनल्टीज में आप रूल 11 जो है क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील, जो सीसीए रूल्स 1965, रूल 11 तो है वो पेनल्टीज रिलेटेड है। तो जो फास्ट 4 है, बीट आई टू आई भी, वो माइनर पेनल्टीज है। तो बोरोइंग अथॉरिटी कैन डिसाइड एंड इम्पोज पेनल्टी। बोरोइंग अथॉरिटी
माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी। मगर जब माइनर पेनल्टी इंपोज वो करेगा, लेंडिंग अथॉरिटी से वो कंसल्ट करेगा, ठीक है। यदि डिसएग्रीमेंट होता है, जब वो लेंडिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट किया और कुछ डिसएग्रीमेंट आया, वो उन जो पेरेंट अथॉरिटी और लेंडिंग अथॉरिटी और बोरोइंग अथॉरिटी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो एम्प्लॉय को सेंड बैक, फिर उसको इज लेंड बैक टू, याद रखिए एम्प्लॉय इज सेंड बैक टू लेंडिंग अथॉरिटी, तो उसको जो डेपुटेशन में अभी आया था उसको भेज दिया जाएगा। तो माइनर पेनल्टीज में इतना याद रखना है कि बोरोइंग अथॉरिटी माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओनली आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी। लेंडिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करने के बाद यदि कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है बोरोइंग एंड लेंडिंग अथॉरिटी के बीच में, तो बोरोइंग अथॉरिटी वो डेपुटेशन एम्प्लॉय को सेंड बैक कर देगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, और पूरा रिकॉर्ड्स जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का जो रिकॉर्ड्स था, जो भी रिकॉर्ड्स था वो लेंडिंग अथॉरिटी को हैंड ओवर करेगा, ठीक है, यदि डिसएग्रीमेंट होता है। मगर इसमें एक अच्छा चीज है, यदि माइनर पेनल्टी का बात आता है तो बोरोइंग अथॉरिटी इंपोज कर सकता है, बट आफ्टर कंसल्टिंग लेंडिंग अथॉरिटी। लेंडिंग अथॉरिटी के साथ कंसल्ट करेगा और माइनर पेनल्टी इंपोज करेगा। यदि डिसएग्रीमेंट आता है दोनों के बीच में, तो एम्प्लॉय को सेंड बैक कर दिया जाएगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है, इसका पेरेंट अथॉरिटी को, और जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का रिकॉर्ड से हैंड ओवर कर दिया जाएगा लेंडिंग अथॉरिटी को। मगर मेजर पेनल्टी केस में थोड़ा डिफरेंट है। जो मेजर पेनल्टीज है रूल 11 का, जो बीट 5 to 9 है, उसमें बोरोइंग अथॉरिटी कैन नॉट इम्पोज पेनल्टी, मेजर पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकता, याद रखिए। जो मेजर पेनल्टी बोरोइंग अथॉरिटी, जो बोरोइंग डिपार्टमेंट इंपोज नहीं कर सकता। तो इस केस में यदि मेजर पेनल्टी लगेगा तो वो सेंड एम्प्लॉय बैक टू लेंडिंग अथॉरिटी, वो एम्प्लॉय को सेंड बैक कर देगा, भेज देगा, ओके, उसको लेंडिंग अथॉरिटी को, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को भेज देगा, और जितना भी इंक्वायरी रिकॉर्ड्स है वो हैंड ओवर करेगा, ठीक है, लेंडिंग अथॉरिटी को। देन लेंडिंग अथॉरिटी और इट्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी डिसाइड्स द पेनल्टी। तो याद रखिए बोरोइंग डिपार्टमेंट कभी भी मेजर पेनल्टी इंपोज नहीं कर सकता, ठीक है। यदि मेजर पेनल्टी का बात आता है तो वो कंसर्न एम्प्लॉय को सेंड बैक कर देगा उसका लेंडिंग डिपार्टमेंट को, और जो भी इंक्वायरी रिकॉर्ड्स है तो वो फॉरवर्ड कर देगा लेंडिंग अथॉरिटी को। तो जो लेंडिंग अथॉरिटी का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो पेनल्टी डिसाइड करेगा, ठीक है। ये बहुत दो इंपॉर्टेंट चीज था माइनर पेनल्टी और मेजर पेनल्टी रिलेटेड में। नेक्स्ट वन, कोई प्रोसीजरल कॉम्प्लियंस है बिफोर द लेंडिंग अथॉरिटी पासेस ए फाइनल ऑर्डर। आप जानते हो इस केस में सपोज मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, तो बोरोइंग अथॉरिटी ने भेज दिया कंसर्न एम्प्लॉय को, इट मींस लेंडिंग डिपार्टमेंट को, और उसका जितना भी इंक्वायरी रिकॉर्ड्स दे दिया। आप जानते हो जो रूल 15 है, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, रूल 15 आपका सीसीए रूल्स 1965, वो बोलता है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट, ये है ना, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। तो इस केस में लेंडिंग अथॉरिटी जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट वो चार्ज ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा, ठीक है, और उसको बोलेगा कि उसका रिप्रेजेंटेशन दे दे। तो रूल 15 में जो रूल है, प्रोवाइडिंग द इंक्वायरी रिपोर्ट टू द ऑफिशियल फॉर रिप्रेजेंटेशन, तो वो फॉर्मेलिटीज रहेगा, प्रोसीज्योर रहेगा, क्योंकि रूल 15 वही बोलता है जब वो डेपुटेशन से रिटर्न आ गया, उसका लेंडिंग अथॉरिटी के पास आ गया, तो लेंडिंग अथॉरिटी अभी फाइनल ऑर्डर इशू किया मेजर पेनल्टी, क्योंकि मेजर पेनल्टी रिलेटेड मैटर में तो उसको सेंड बैक कर दिया जाएगा, बोरोइंग डिपार्टमेंट तो भेज दिया, ठीक है। इस केस में लेंडिंग अथॉरिटी जब फाइनल ऑर्डर पेनल्टी रिलेटेड वो फाइनल ऑर्डर इशू करेगा, उसके पहले वो इंक्वायरी रिपोर्ट दे देगा चार्ज ऑफिसर को और बोलेगा कि आप रिप्रेजेंटेशन दे दो। जब वो चार्ज ऑफिसर जब इंक्वायरी रिपोर्ट रिसीव करेगा, उसका 15 डेज के अंदर वो उसका रिप्रेजेंटेशन देगा, देन फाइनल ऑर्डर इशू करेगा, ओके। जो लेंडिंग डिपार्टमेंट का, जो पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, इसको तो ये तो कॉमन प्रोसीज्योर है।
और एक एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया है, द लेंडिंग अथॉरिटी और द अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन द पेरेंट डिपार्टमेंट रिव्यूज द इंक्वायरी रिकॉर्ड, दे मे दे मे पास ऑर्डर्स बेस्ड ऑन दैट रिकॉर्ड और कंडक्ट फर्दर इंक्वायरी। ये भी हो सकता है जब बोरोइंग डिपार्टमेंट से इंक्वायरी रिकॉर्ड्स आ गया तो उसको जो लेंडिंग डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी उसको रिव्यू करेगा, और वो चाहेगा तो जो भी इट मीन्स इंक्वायरी रिपोर्ट एक्चुअली प्रिपेयर किया है बोरोइंग अथॉरिटी ने, उसके ऊपर वो फाइनल डिसीजन लेगा। और वो भी डिसाइड, सपोज वो इंक्वायरी रिपोर्ट को रिव्यू करने के बाद सपोज वो डिसाइड किया कि फिर अगेन वो फर्दर इंक्वायरी करेगा, वो भी है। तो इसमें पावर है लेंडिंग अथॉरिटी के पास कि जो भी इंक्वायरी किया है बोरोइंग अथॉरिटी, उसके ऊपर वो डिसीजन लेगा और वो फिर फ्रेश इंक्वायरी करेगा, ठीक है, फर्दर इंक्वायरी करेगा। तो इसमें दो ऑप्शंस आता है, ये नहीं है कि जो बोरोइंग अथॉरिटी ने जो इंक्वायरी किया, इट मीन्स डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ऑफ लेंडिंग डिपार्टमेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू एक्सेप्ट इट, ऐसा नहीं है। वो रिव्यू करेगा, फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है और उसके ऊपर भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है। ये रूल 20 था। रूल 21 जस्ट रेसिप्रोकल है। रूल 21 प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिसर्स बोरोड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स। सपोज कोई कंसर्न एम्प्लॉय स्टेट गवर्नमेंट का, वो भी डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया, ठीक है, उस केस में क्या होगा? देखिए इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लेंडिंग डिपार्टमेंट है, और अभी वो कंसर्न एम्प्लॉय जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आया डेपुटेशन में, उसको हम बोरोइंग डिपार्टमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो सेम है, जो रूल 20 में जो रूल था वही सेम रहेगा, कोई अलग इसमें नहीं है। फर्स्ट वन देखिए, मैंडेटरी नोटिफिकेशन इफ ए बोरोड एम्प्लॉय इज सस्पेंडेड और फेसेस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, द बोरोइंग डिपार्टमेंट मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म द, भाई यदि बोरोइंग अथॉरिटी, ठीक है, जो बोरोइंग अथॉरिटी है, यदि वो सस्पेक्ट करता है, सपोज कोई कंसर्न जो डेपुटेशन एम्प्लॉय है उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया, ठीक है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट किया, तो वो लेंडिंग अथॉरिटी को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा, कि सर्कमस्टांस दे देगा कि इसी सर्कमस्टांस के वजह से कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया और अभी उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। तो वही है, सेम प्रीवियस में वही था, अभी वही है, ठीक है। और सेम थिंग है, मैं बताया था, कोई अलग नहीं है। इंपोजिंग माइनर पेनल्टीज, तो बोरोइंग अथॉरिटी के पास पावर है, वो माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, बट पेनल्टी इंपोज के पहले वो लेंडिंग डिपार्टमेंट के साथ कंसल्ट करेगा, सेम थिंग है। तो इट मीन्स बोरोइंग अथॉरिटी हैज पावर टू इंपोज माइनर पेनल्टी, बट बिफोर imposing penalty, minor penalty, the borrowing authority must consult with lending authority, ठीक है। तो वही है, if the borrowing authority decides a minor penalty is appropriate, they must consult the lending authority first. They can then pass the orders themselves. यदि कॉन्फ्लिक्ट आता है दोनों के बीच में, सपोज अभी बोरोइंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया कि माइनर पेनल्टी इंपोज होगा, वो माइनर पेनल्टी इंपोज होने से पहले वो लेंडिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करेगा, मगर उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, बोरोइंग अथॉरिटी और लेंडिंग अथॉरिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, तो बोरोइंग अथॉरिटी सेंड बैक कर देगा कंसर्न एम्प्लॉय को लेंडिंग अथॉरिटी को। वही है, इफ द बोरोइंग एंड लेंडिंग अथॉरिटीज डिसएग्री ऑन द पेनल्टी, द एम्प्लॉय मस्ट बी सेंड बैक, रिपेट्रिएटेड टू द लेंडिंग अथॉरिटी। तो बोरोइंग अथॉरिटी उसको भेज देगा उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, और जो भी इंक्वायरी रिकॉर्ड है वो हैंड ओवर कर देगा। सेम थिंग है, प्रीवियस में जो था रूल 20 में वही है, कोई अलग नहीं है। नेक्स्ट वन, मेजर पेनल्टीज केस में मैं बार बार बताया था कि मेजर पेनल्टी यदि इंपोज होगा, जो बोरोइंग अथॉरिटी है उसके पास पावर नहीं है, मेजर पेनल्टी इंपोज करने का पावर नहीं है बोरोइंग अथॉरिटी के पास, याद रखिए। यदि मेजर पेनल्टीज इंपोज होगा, जो रूल 11
जो रूल 11 जो पेनल्टीज है क्लॉजेस 5 to 9, ओके, V2IX, इस केस में यदि मेजर पेनल्टी इंपोज होगा, बोरोइंग अथॉरिटी के पास पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज करना। सो इसमें क्लियरली देखिए, दे कैनॉट इंपोज द पेनल्टी देमसेल्व्स, दे मस्ट रिप्लेस द एम्प्लॉइज सर्विस एट द डिस्पोजल ऑफ द लेंडिंग अथॉरिटी। इट मीन्स वो इमीडिएटली एम्प्लॉय को भेज दिया जाएगा, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा पेरेंट अथॉरिटी को। जो पेरेंट अथॉरिटी का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है पेरेंट डिपार्टमेंट का, वही डिसीजन लेगा। तो दे मस्ट फॉरवर्ड द एंटायर इंक्वायरी रिकॉर्ड टू द लेंडिंग अथॉरिटी व्हिच विल देन डिसाइड एंड टेक फाइनल एक्शन। ठीक है, सेम थिंग है जो रूल 20 में था, रूल 21 में सेम है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अलग नहीं है। यदि कोई एम्प्लॉय डेपुटेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट जा रहा है, और वैसे ही जब स्टेट गवर्नमेंट से वो सेंट्रल गवर्नमेंट आ रहा है, रूल सेम है। ठीक है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, और यहां पर मैं एक ब्रीफली बता दिया, सस्पेंशन और इंक्वायरी स्टार्ट्स। सो इसमें बोरोइंग अथॉरिटी इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, लेंडिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देगा, सर्कुमस्टांस भी बता देगा कि इसी सर्कुमस्टांस की वजह से कॉन्सर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा। माइनर पेनल्टीज का बात आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनर पेनल्टीज में बोरोइंग अथॉरिटी माइनर पेनल्टी इंपोज कर सकता है, बट बिफोर इंपोजिंग माइनर पेनल्टी मस्ट कंसल्ट विथ लेंडिंग अथॉरिटी। इफ डिसएग्री, यदि कुछ कॉन्फ्लिक्ट आता है बोरोइंग अथॉरिटी एंड लेंडिंग अथॉरिटी के बीच में, तो बोरोइंग अथॉरिटी सेंड बैक द एम्प्लॉय by repatriated the deputation employee to his parent department। ठीक है, और पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो डिसीजन लेगा। मेजर पेनल्टीज केस में बोरोइंग अथॉरिटी का कोई पावर नहीं है मेजर पेनल्टी इंपोज करना। वो इमीडिएटली इस केस में क्या करेगा, रिपैट्रिएट कर देगा कंसर्न एम्प्लॉय को, उसका पेरेंट डिपार्टमेंट को, और उसका पेरेंट डिपार्टमेंट का जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वही डिसीजन लेगा। ठीक है, तो ये मैं शॉर्टकट में थोड़ा बता दिया। क्लियर? चलो, रूल 22 है ऑर्डर्स। ये रूल पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स अगेंस्ट व्हिच नो अपील लाइज, ऐसा कुछ ऑर्डर्स है जिसका अगेंस्ट में अपील लाइज नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 22। सीसीए रूल्स 1965 रूल 22 ये बोल रहा है ऐसा कुछ ऑर्डर्स है जिसका अगेंस्ट में अपील नहीं किया जा सकता। इसे 3 एक्सेप्शनल केसेस है। फर्स्ट वन देखिए, 3 में बताया था, 3 एक्सेप्शनल केसेस जो है उसका अगेंस्ट में अपील नहीं किया जा सकता। एक है ऑर्डर्स बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। कोई भी ऑर्डर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई भी ऑर्डर इश्यू करते हैं, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। तो एनी ऑर्डर पास्ड डायरेक्टली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फाइनल, नो डिपार्टमेंटल अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट इट। द लीगल रेमेडीज लाइक रिट पिटिशंस इन कोर्ट में रिमेन, बट इसका अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं होगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल केस है। सेकंड क्या है, इंटरलोक्यूटरी और स्टेप इन एड ऑर्डर। स्टेप इन, इसमें क्या है, जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी का अपॉइंटमेंट किया गया, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इश्यू ऑर्डर टू अपॉइंट इंक्वायरी अथॉरिटी, कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इश्यू ऑर्डर टू अपॉइंट प्रेजेंटिंग ऑफिसर, कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सो कॉज दे रहा है चार्ज ऑफिसर को कि आप आपका रिप्रेजेंटेशन दे दो, डिफेंस स्टेटमेंट दे दो 15 डेज के अंदर। तो ये जो ऑर्डर जो सो कॉज दे रहा है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्ज ऑफिसर को, तो वो जो ऑर्डर है उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा, क्योंकि ये सब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है। ठीक है कि नहीं, कि सपोज इंक्वायरी अथॉरिटी बता दिया, एक ऑर्डर इश्यू किया कि इसी डेट इसी टाइम में हियरिंग होगा, वो ऑर्डर इश्यू कर दिया चार्ज ऑफिसर को, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। तो वही है इंटरलोक्यूटरी स्टेप इन ऑर्डर्स। तो दीज आर मिड वे प्रोसीजरल ऑर्डर्स दैट हेल्प मूव द केस टुवर्ड्स ए कंक्लूजन, क्योंकि अभी केस, अभी इंक्वायरी चल रहा है, उसी का मिड में जो भी ऑर्डर्स इश्यू होता है उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा, क्योंकि अभी एक्चुअली जो इंक्वायरी चल रहा है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। एक्सेप्शन, और इसमें ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, यदि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन वो एक्सेप्शन है, यदि ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है इसका अगेंस्ट में अपील होगा। ऑन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन, सपोज इंक्वायरी चल रहा है, उसी के सपोज मिड में
सपोज सस्पेंशन ऑर्डर इशू होता है उसके अगेंस्ट में अपील होगा, मगर जो अदर जो भी ऑर्डर इशू होगा उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देता हूं। मैं अभी भी बता चुका हूं, अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंक्वायरी ऑफिसर, एक ऑर्डर इशू करता है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, वो ऑर्डर में इंक्वायरी ऑफिसर कौन होगा वो क्लियरली मेंशन है, एक ऑर्डर इशू करता है तो उसके अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। कि फिक्स डेट ऑफ हियरिंग, जैसे इंक्वायरी अथॉरिटी वो डेट फिक्स किया कि इसी डेट और इसी टाइम में हियरिंग होगा और वो ऑर्डर इशू किया चार्ज ऑफिसर को, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। कि सपोज ऑर्डर इशू किया गया, सो कज इशू किया डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने चार्ज ऑफिसर को, बोला कि आप आपका डिफेंस स्टेटमेंट दे दो, तो उसका अगेंस्ट में भी अपील नहीं होगा। ये सब इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ऑर्डर्स बाय इंक्वायरी अथॉरिटी। कुछ ऑर्डर्स एक्चुअली जब इंक्वायरी चलता है, इंक्वायरी अथॉरिटी कुछ ऑर्डर्स इशू करता है, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा, याद रखिए। तो डिसीजन जैसे रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग में जब प्रोसीजर को फॉलो करता है इंक्वायरी ऑफिसर, और सपोज एक एग्जांपल भी दे दिया, डिसीजंस मेड बाय द इंक्वायरी ऑफिसर ड्यूरिंग द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ द रूल 14 इंक्वायरी सच एज अलाउइंग और डिसअलाउइंग ए स्पेसिफिक विटनेस, कोई विटनेस को वो अलाउ करेगा कि नहीं अलाउ करेगा, इसका अगेंस्ट में कोई अपील नहीं होगा। याद रखिए, कोई भी इंक्वायरी अथॉरिटी जब इंक्वायरी चल रहा है, कोई भी ऑर्डर इशू करता है, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। तो ये 3 एक्सेप्शनल केसेस है, ओके, जो इट मींस ऑर्डर मेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सेकंड है कि जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स मिडवे, जैसे आपका इंक्वायरी चल रहा है उसमें कुछ ऑर्डर्स इशू होता है, उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा। और सिमिलरली इंक्वायरी अथॉरिटी कुछ ऑर्डर्स इशू करते हैं, वो भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स है, तो उसका अगेंस्ट में अपील नहीं होगा, ठीक है। ये बोल रहा है रूल 22। अभी रूल 23 हम देखेंगे, ऑर्डर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर्स अगेंस्ट व्हिच अपील लाइज, किस किस ऑर्डर अगेंस्ट में अपील हम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 23 रूल पोजीशन को आप याद रखिए। इसमें दे दिया फर्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट द फॉलोइंग ऑर्डर्स। फर्स्ट वन सस्पेंशन ऑर्डर है, सस्पेंशन ऑर्डर जो रूल 10 रिलेटेड टू सस्पेंशन, तो इट इफ ही सस्पेंडेड अंडर रूल 10, आप इसका अगेंस्ट में अपील कर सकते हो हायर अथॉरिटी को, जो अपेलेट अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी को जाकर आप अपील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन जो पेनल्टी ऑर्डर्स है रूल 11 में, चाहे माइनर पेनल्टी है कि मेजर पेनल्टी है, वेदर इम्पोज्ड बाय डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की अपेलेट अथॉरिटी, रिवाइज्ड अथॉरिटी, जो भी कोई भी पनिशमेंट माइनर और मेजर, सपोज डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इंपोज करते हैं कि अपेलेट अथॉरिटी इंपोज करते हैं कि रिवाइजिंग अथॉरिटी, उसका अगेंस्ट में अपील होगा, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मत रखिए, कभी कभी हमारा मन में आता है ओनली डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो पनिशमेंट ऑर्डर जो पेनल्टी इंपोज करेगा उसका अगेंस्ट में हम अपील करेंगे, मगर जो अपेलेट अथॉरिटी की, रिवाइजिंग अथॉरिटी, वो जो ऑर्डर इशू करेंगे उसका अगेंस्ट में हम अपील नहीं कर सकते, नहीं है। चाहे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हो, चाहे अपेलेट अथॉरिटी हो, चाहे रिवाइजिंग अथॉरिटी हो, उनका ऑर्डर अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, एनहांसमेंट ऑफ पेनल्टी। इफ एन एग्जिस्टिंग पेनल्टी इज इंक्रीज्ड, सपोज आप अपील किया, आप अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, फर्स्ट डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने पेनल्टी ऑर्डर इशू किया, उसका अगेंस्ट में आप अपेलेट अथॉरिटी को गए, मगर अपेलेट अथॉरिटी ने क्या किया, और हायर पेनल्टी इंपोज कर दिया, तो उसका अगेंस्ट में भी आप अपील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एन एग्जिस्टिंग पेनल्टी इज इंक्रीज्ड, मेड मोर सीवियर, आप अपील कर सकते हो, ठीक है। और जो फोर्थ बिट है इसमें दे दिया, ऑर्डर्स अफेक्टिंग सर्विस कंडीशंस, ऐसा कुछ ऑर्डर जो आता है जो सर्विस कंडीशन को अफेक्ट करता है, उसका अगेंस्ट में हम अपील कर सकते हैं। जैसे इफ ऑर्डर रिड्यूसेस और नेगेटिवली चेंजेस पे, अलाउंसेस, पेंशन, सर्विस कंडीशंस, ये सभी आ जाता है, इसका अगेंस्ट में ऑर्डर इशू होता है, जिसमें कुछ आपका रिड्यूस होता है और कुछ नेगेटिव चेंजेस आता है। पेंशन में आपका जैसे ग्रेचुइटी आएगा, ठीक है, लीव एनकैशमेंट आएगा, जो पेंशन इट मींस सुपर अन्वेषण एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो चाहे पे हो, अलाउंसेस हो, पेंशन हो, सर्विस कंडीशंस हो, उसमें कुछ नेगेटिव चेंजेस आया, कुछ ऑर्डर इशू हुआ जिसमें आपका रिड्यूस हो गया, तो उसका अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। इफ रूल्स और एग्रीमेंट्स आर इंटरप्रिटेड अगेंस्ट हिम, तो अपील आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन, स्पेसिफिक
सर्विस रिलेटेड मैटर्स, इसको देखिए, स्पेसिफिक सर्विस रिलेटेड मैटर्स, एफिशिएंसी बार। सपोज आपका प्रमोशन होना चाहिए मगर आपको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, स्टॉप्ड फ्रॉम क्रॉसिंग एफिशिएंसी बार ड्यू टू अनफिटनेस, डिक्लेयर किया है कि आप अनफिट हो तो हायर पोस्ट में आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी बार केस में स्टॉप फ्रॉम क्रॉसिंग एफिशिएंसी बार ड्यू टू अनफिटनेस, तो इस केस में भी आप अपील कर सकते हो, अपील अलाउड। ठीक है, रिवीजन जैसे आपका जो आपका सीनियर स्केल है, ठीक है, आपको सीनियर स्केल नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें आपको बोला जा रहा है कि आप अनफिट हो, तो आपका जो एफिशिएंसी बार को इट मींस स्टॉप कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। रिवर्सन नॉट एज पेनाल्टी, पेनाल्टी में रिवर्सन अलग है, जैसे आप कोई हायर पोस्ट में है, लोअर पोस्ट को चले गए, वो रिवर्सन। सपोज जैसे एग्जांपल है, आप टीजीटी थे, आप टीजीटी से प्रमोट हो गए पीजीटी को, ठीक है, प्रमोशन में, ओके, पहले आप टीजीटी थे, अभी प्रमोशन में पीजीटी हो गए, और पीजीटी के टाइम में आपके ऊपर सपोज मेजर पेनाल्टी लगा, तो आप रिवर्सन हो सकता है टीजीटी को। मगर आप डायरेक्ट पोस्टिंग पीजीटी में, डायरेक्ट पोस्टिंग है और मेजर पेनाल्टी रिलेटेड में आपका रिवर्सन नहीं हो सकता, मगर पहले आपका जो ओरिजिनल पोस्टिंग टीजीटी था और प्रमोट होकर आप पीजीटी में चले गए, और यहाँ पीजीटी जब थे आप, उस समय आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ और मेजर पेनाल्टी इंपोज हुआ, जो आपको रिवर्ट कर दिया गया टीजीटी पोस्ट में, तो वही रिवर्सन, ये इस तरीके का रिवर्सन नहीं है। रिवर्सन नॉट एज ए पेनाल्टी, सेंड बैक टू लोअर पोस्ट व्हाइल वर्किंग ऑन हायर पोस्ट, अपील आप कर सकते हो। ठीक है, पेंशन इश्यूज, पेंशन रिड्यूस्ड, विथहेल्ड और नॉट फुली ग्रांटेड, आप अपील कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन, सब्सिस्टेंस अलाउंस। जब आप जानते हो, जब कोई कंसर्न एम्प्लॉई सस्पेंडेड है, उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है, उसी रिलेटेड डिसीजन में यदि कुछ नेगेटिव चेंजेस आता है तो आप अपील कर सकते हो। पे एंड अलाउंसेस डिसीजन, सपोज आप सस्पेंडेड थे, सस्पेंशन पीरियड, ठीक है, और पीरियड आफ्टर डिसमिसल और रिमूवल, रिडक्शन टिल री इंस्टेटमेंट, जो आप री इंस्टेटमेंट हो गए, पहले आप सस्पेंडेड थे, सपोज आपको जॉब से डिसमिस और रिमूव कर दिया गया, उसके बाद आपका री इंस्टेटमेंट हो गया, तो जो पीरियड, जो सस्पेंडेड पीरियड था, कि जो आप जॉब से रिमूव हो गए थे, जैसे आपको जॉब से रिमूव कर दिया गया था, फिर आपका री इंस्टेटमेंट हो गया, ठीक है, तो उसमें सपोज ये जो, सपोज मेरा एग्जांपल में 3 मंथ्स, तो ये 3 मंथ्स में क्या होगा, आपका पे एंड अलाउंसेस, आपको तो रिमूव कर दिया गया था, फिर आपका आप अपील किए, तो अपील में कि रिवीजन में आपको री इंस्टेटमेंट किया गया, तो ये जो पीरियड है, जो जिस पीरियड में आपको रिमूव कर दिया गया अब टिल री इंस्टेटमेंट, वो पीरियड क्या होगा, तो उसी रिलेटेड पे एंड अलाउंसेस में कोई डिसीजन आप अपील कर सकते हो। ठीक है, ट्रीटमेंट पीरियड, वेदर सस्पेंशन और रिमूवल पीरियड इज ट्रीटेड एज ऑन ड्यूटी और नॉट। सपोज आप री इंस्टेटमेंट हो गए, तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड था, कि जो रिमूवल पीरियड था, क्या वो ऑन ड्यूटी में इंक्लूड होगा कि नहीं, तो उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हो। ठीक है, तो ये आज ही इतना था, रूल 20 टू रूल 23 था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सीसीए रूल्स 1965 का, अच्छे से मैं डिस्कस किया, तो यदि आप अच्छे से सुन लेंगे, इफ यू with patiently and very peacefully, if you listen the video, then definitely you can get complete information. There is no need of any just go through the it means DOPT order कि go through any book. So आज इतना ही है. So please my friends, subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. आज इतना ही है. Thank you and namaskar to all of you.